जय हिंद कैरेट्स। जय हिंद दिव्यांशु, जय हिंद सुमित, जय हिंद आशुतोष, अक्षत, भारती। जय हिंद। मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? एकता, मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। साफ है? विवेक शर्मा, हर्षित, जय हिंद। जय हिंद, हर हर महादेव, भारत माता की जय। हाँ जी, मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। अगर क्लियर है देन हम सेशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज कंफर्म, एक बार कंफर्म कर दीजिए। इज माई वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर? जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। रघुमान जी, जय हिंद। जय हिंद। ऑल क्लियर? सभी क्लियर है? चलिए सेशन शुरू करते हैं। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। प्रेमबल हमारा लगभग कंप्लीट हो गया था, प्रेमबल हमने कर लिया था। अब आज जो है, आज सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्टार्ट करने वाले। सेलिएंट मतलब बेसिकली कुछ हमारे संविधान की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के दूसरे संविधानों के अंदर नहीं है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। और ये पॉइंट याद रखना, आज का जो लेक्चर होने वाला है इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मतलब गारंटी बनेगा ही बनेगा। और जो क्वेश्चन बनता है नॉर्मली इस तरह के आज के लेक्चर से, वो इनडायरेक्ट बनता है। मतलब स्टैटिकली ऐसा कुछ आपसे पूछेंगे नहीं, घुमा फिरा के जो प्रश्न बनते हैं ना कई बार, कि व्हाट इज द फेडरलिज्म, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट है, यूनिटरी फीचर्स क्या है हमारे यहाँ पर संविधान के, फेडरल फीचर्स क्या होते हैं, वो सारी की सारी चीजें आज आप सीखने वाले। वो कॉपी पेन लेके बैठना, बिकॉज कई सारी चीजें मैं डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलो उससे पहले कैसी चल रही पढ़ाई? अभी अभी कैसी चल रही है पढ़ाई बताइए। हाउ इज योर स्टडी गोइंग? बढ़िया चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई कैसी चल रही है बताओ। अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, कैसी चल रही है स्टडी? वॉइस क्लियर है मेरी? थैंक यू बेटा। रॉगमोन, गौरव, जय हिंद बेटा। ऑल गुड, बढ़िया चल रही है, सही चल रही है पढ़ाई। चलिए ठीक है, अच्छी चल रही है, अच्छी चलनी चाहिए पढ़ाई। और आज कॉल आया था मेरे पास एसएमई का, जो टेस्ट बनाते हैं ना, तो मैंने बोल दिया कि सीडीएस का टेस्ट अच्छा डिफिकल्ट बनाना, पॉलिटी बहुत डिफिकल्ट बनाना एकदम अच्छे तरीके से। तैयार रहना, टेस्ट के अंदर अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो अभी मंथली टेस्ट आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं अब। देखो आज का जो टॉपिक है दैट इज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है उसकी अनूठी विशेषताएं। बेसिकली इसका मतलब है कि हमारा जो भारत का संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ चीजें उसके अंदर ऐसी है जो कि दुनिया के दूसरे किसी संविधान के अंदर आपको नहीं मिलेगी, और ये विशेषताएं बहुत बहुत ही अलग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, एक पहली विशेषता की हम बात करते हैं जो बड़ी नॉर्मल सी है, दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। ये सबसे बड़ी बात है। ऑब्वियसली चीज है, दुनिया का जो सबसे बड़ा संविधान है वो कौन सा है? भारत का संविधान है। अब एक सवाल ये आता है कि जो भारत का संविधान है दैट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल ये आता है कि सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आप कह रहे हैं कि लिखित संविधान है, तो क्या कोई अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है क्या? यस होता है। अब देखो इस स्लाइड को, यहां से कई बार है ना प्रश्न पूछा गया। जैसे पहला अगर हम बात करें यहां पर, बेसिकली दिस इज द लार्जेस्ट नोन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। अब सवाल ये उठता है कि हम भारत के संविधान को सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों बोलते हैं? पहली चीज देखो, काफी चीजें तो आपको पता होगी। जैसे भारत का जो संविधान था, शुरुआत में जब भारत का संविधान बना उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स उसके अंदर थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। आगे जाके ये आर्टिकल्स भी बढ़े, अभी हम देखते हैं आर्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, शेड्यूल्स भी आगे जाके बढ़ गए। और इसके बाद जब हमने देखा कि कई पार्ट्स भी भारत के संविधान के अंदर जुड़े थे। बट आज की तारीख में जब हम बात करें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो दुनिया के किसी भी कंट्री के संविधान से बड़ा भारत का संविधान है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, आपको पता है दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? दुनिया का सबसे छोटा संविधान किस कंट्री का है? इसका आंसर दो, यूपीएससी के अंदर पूछते हैं। हाँ, दुनिया का सबसे छोटा संविधान किस कंट्री का है? जय हिंद बेटा विशाल कुमार, जय माता दी। आखिरी दिन है ना आज? हाँ आखिरी दिन है, नवरात्रि का आखिरी दिन। दुनिया का सबसे छोटा संविधान किसका है? स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है, देखो यूएसए का है। क्यों पता है? उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल है यूएसए के संविधान में। 7वें के अलावा 8वां आर्टिकल वो जोड़ते ही नहीं, जुड़ ही नहीं सकता उनके संविधान के अंदर कि 7 के अलावा हम एक और आर्टिकल भी जोड़ लें। ऐसा क्यों है वो आगे मैं बात करूंगा। उनका अमेंडमेंट का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। तो देखो ये पॉइंट याद रखना कि दुनिया का अगर मैं सबसे छोटा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या बात करूं कि संविधान की बात करूं, दुनिया के सबसे छोटे लिखित संविधान की, तो वो यूएसए का संविधान होने वाला है। अब यहां पर इस स्लाइड से जो चीज अपने को सीखना है वो है इस स्लाइड से आपको यहां पर मिलने वाली है। कैसे? भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है।
तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की जब मैं बात करता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान की जब अपन बात करते हैं, तो ये भी एक लिखित संविधान है, दैट मींस द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पर जब हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की, यूके के संविधान की बात करते हैं, ब्रिटेन का संविधान एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अलिखित संविधान है। अब सवाल ये उठता है, आप में से किसी को पता हो तो बताइएगा, क्या डिफरेंस होता है लिखित संविधान और अलिखित संविधान के अंदर? मतलब लिखित संविधान कुछ ऐसा होता है कि जिसको कहीं पे एक जगह अपन ने कॉपी के अंदर लिख दिया तो उसको अपन ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया। और जब अपन बात कर रहे हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको कहीं पे लिखा नहीं है, बस लोगों के दिमाग के अंदर है, तो उसको अपन ने अनरिटन बोल दिया। ऐसा कुछ मतलब होता है क्या रिटन और अनरिटन का मतलब? बताइए, जल्दी बताइए। जाहिद हुसैन बोल रहे सर यूएसए में पॉलिटी कैसे पढ़ते होंगे? अरे यूएसए के अंदर वो पढ़ते नहीं, देखो उनको रटे हुए सातों चीजें। आपने देखा है ना यूएसए के अंदर, देखा है आप भी देखो क्या है, जब जिस दिन यूएसए में जाओगे ना यार, वहां के लोग हर बात पे लड़ते हैं। वहां के लोग हर बात पे लड़ते हैं लिटरली। मतलब अगर आप किसी की कार आगे जा रही है, तुमने पीछे से हॉर्न बजा दिया तो वो लड़ने आ जाएगा। इतने गुस्से में रहते हैं वहां के लोग, हमेशा गुस्से में मिलेंगे आपको, ये कर दूंगे वो कर देंगे। मतलब अजीब ही है। क्यों? क्योंकि उनको उनका संविधान ने कुछ चीजें दे के रखी है। वो हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन यू आर डूइंग लॉ, लीगली आप गलत कर रहे हैं। हमेशा ही भाई साहब पता नहीं किस गुस्से में रहते हैं, है ना। चलिए, हाँ अब देखिए, अब अपन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक ये है कि भारत का जो संविधान है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि देखो एक ऐसा संविधान है जिसको आपने सिस्टमैटिकली लिखा है। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई भी चीज जोड़ दी। जैसे अपने संविधान की बात करें, हमारे संविधान को हमने सिस्टमैटिकली लिखा है। हमारे संविधान में पार्ट्स हमने लिए, पार्ट्स के बाद हमारे संविधान में अलग अलग आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स के अलावा भी आप देखोगे तो हमारे संविधान में शेड्यूल्स भी हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, पार्ट 2 हमारा सिटीजनशिप की बात करता है, पार्ट 3 हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, पार्ट 4 की बात करें तो वो डीपीएसपी की बात करता है कि नहीं? और पार्ट 4A की बात करें तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। अब हमारा संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है बिकॉज हमारा संविधान एक सिस्टमैटिक फॉर्म के अंदर लिखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं कि अगर मान लो आगे जाके 2025 के अंदर भारत सरकार एक नया फंडामेंटल राइट जोड़ती है कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं ना, उनको शिक्षा का मुफ्त अधिकार होगा, फ्री में पढ़ाई लिखाई करवाई जाएगी, एजुकेशन का कोई पैसा नहीं लगेगा भारत के अंदर। अब ये जो चीज है, ये एक नया फंडामेंटल राइट भारत सरकार ने भारत के लोगों को दिया। तो अब बताओ ये जो नया फंडामेंटल राइट है वो कौन से पार्ट के अंदर जुड़ेगा, किस पार्ट के अंदर जुड़ेगा ये फंडामेंटल राइट? बताइए, किस पार्ट के अंदर जुड़ेगा? किस पार्ट के अंदर जुड़ेगा? नॉर्मल पूछ रहा हूं मैं। फंडामेंटल राइट अपन ने जोड़ दिया 2024 के 25 के अंदर, एक फंडामेंटल राइट हमको मिला, हम किस पार्ट के अंदर जोड़ेंगे उसको? भारतीय संविधान के। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, पार्ट 3 के अंदर जोड़ेंगे। सर क्यों पार्ट 3 में क्यों जोड़ेंगे? बिकॉज पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। ये जो चीज है ना, कि जो चीज नई जुड़ी है वो उसी पार्ट के अंदर हम जोड़ रहे हैं, उसी सीक्वेंस के अंदर हम जोड़ रहे हैं, ये केवल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अनरिटन में क्या होता है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहली बात किसी भी तरीके के सीक्वेंस में डिवाइड नहीं होता। वहां पर यह नहीं होता कि पार्ट्स हैं, पार्ट्स के बाद आर्टिकल चल रहे हैं और कोई नई चीज जोड़ी तो उसी के बाद करेंगे, ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या करेंगे, अगर मैं बात करूं कि अगर हम किसी ऐसी कंट्री की बात करें जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको कोई नई चीज जोड़नी है ना तो वो संविधान के नीचे ले जाके जोड़ देंगे। तो संविधान में अगर मान लो 400 आर्टिकल्स हैं तो 401 आर्टिकल बना देंगे उसको। अब भले ही वो फंडामेंटल राइट है, उनके फंडामेंटल राइट पता नहीं किस पार्ट के अंदर थे, बट वो उसको नीचे जोड़ देंगे। क्यों? बिकॉज सीक्वेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ऐसा संविधान जो बिना किसी सीक्वेंस का है, जिसको सीक्वेंस में नहीं लिखा जाता है, वो संविधान अनरिटन कहलाता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? जो कि सीक्वेंस के अंदर लिखा होता है। और याद रखिएगा, भारत का संविधान हो या अमेरिका का संविधान हो, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। पर जब हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट सॉरी यूके के संविधान की, ब्रिटेन के संविधान की, तो इनका जो संविधान है दैट इज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया रिटन अनरिटन? यहां तक क्लियर है? प्लीज कंफर्म कर दो। बता तो दिया बेटा, सिटीजनशिप है, नागरिकता है भारतीय पार्ट 2 के अंदर। मतलब रिवीजन नहीं किया है मैंने, स्टार भी लगवाया था उस टाइम पर क्लास में जब पार्ट्स पढ़ा रहा था। क्लियर है? ग्रेट। हाँ बिल्कुल सही बात है, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है कोई, ये लोग किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं। अब तो हमारे देश के अंदर हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये हमारे देश का संविधान का एक बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं
व्हाट इज द नेक्स्ट सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये फीचर भी काफी इंटरेस्टिंग सा है, हालांकि इसके बारे में आप सबको पता है कि जो भारत का संविधान है उसका एक बहुत अनूठी विशेषता है। वो विशेषता ये है कि भारत के संविधान को हमने दुनिया की अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने अडॉप्ट कर लिया। ऑब्वियसली चीज है, दैट मीन्स हमने क्या करा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम द वेरियस फीचर्स और हैज बीन बोरोड फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज। जैसे कि अपन ने पढ़ा था बोरिंग फीचर्स के अंदर कि भारत का जो संविधान है, याद रखना, अगेन मैं बता देता हूं, 66 प्लस नेशंस, कितने 66 प्लस नेशन से हम लोगों ने अडॉप्ट करी कोई ना कोई चीज। हालांकि जो अडॉप्शन हमने किया है भारत के संविधान का उसका 60% या मैं बोलूं कि 70% से ज्यादा लगभग अपन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। बट इसके अलावा भारत का जो संविधान है, आप देखोगे जब हमने बोरिंग फीचर्स पढ़े थे तो दुनिया की कई कंट्री से जिस कंट्री के अंदर जो सबसे अच्छा फीचर था, सबसे बढ़िया फीचर था, उसको अपन ने अपने संविधान के अंदर अडॉप्ट कर लिया था। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है हमारे भारत के संविधान का। अब देखो एक शब्द यहां पर लिखा, ये पॉइंट याद रखना, ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट पूछा है सीडीएस ने। एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब प्राउडली डिक्लेयर दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल नोन वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो शब्द है ना रैंसैकिंग, इसका मतलब क्या आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंसैकिंग? बाबा साहब अंबेडकर ने ये चीज कही है और प्राउडली ये चीज कही है। क्या मतलब होता है रैंसैकिंग का, बताइए। केसेस अभी हिमांशु हुए ही नहीं है बेटा, तो अभी दोबारा कैसे समझाऊंगा, जब केसेस पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। हाँ, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द रैंसैकिंग, क्या मतलब होता है रैंसैकिंग का मतलब? हम्म, निचोड़। इंडियन लॉयन साहब बोल रहे सर निचोड़, और कोई? कंक्लूजन, निचोड़, बिल्कुल सही बात है। निचोड़, निचोड़ मतलब एसेंस है उस चीज का। आप कहते हैं ना कि अपन ने क्या करा, सब फलों का को निचोड़ लिया, उसका जो मेन एसेंस है वो निकल के आ जाता है, जूस। सेम वैसा ही चीज है कि दुनिया के सारे संविधानों को हमने निचोड़ दिया। निचोड़ने का मतलब ये नहीं कि घुमा दिया कागज वागज और वो ही कर दिया। निचोड़ने का मतलब ये कि हमने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद उस संविधान के अंदर जो मेजर आइडियोलॉजी उनकी थी, जो बेस था उस कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मेजर फीचर्स थे, हमने उस चीजों को निकाला और उन सारी चीजों को मिक्स करके अपने भारत का संविधान बना दिया। एक्सट्रैक्शन जिसको आप बोलते हो ना, एक्सट्रैक्ट कर लिया इन सारी चीजों को। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, ये किसने कहा था? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। एग्जैक्टली स्टेटमेंट को याद रख लेना, स्टेटमेंट कई बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लेते हैं। इसके बाद आइवर जैनिंग साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया था भारतीय संविधान को लेकर। ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया, आपने शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं, एमसीक्यू लगाए हैं, तो आपको पता होगा। भारतीय संविधान को लॉयर्स पैराडाइज किसने कहा है? वकीलों का स्वर्ग भारतीय संविधान को किसने कहा है? तो विन भाई साहब ने कहा था, आइवर जैनिंग ने। वकीलों का स्वर्ग है भारतीय संविधान। ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज जिसको भी वकालत करनी है, जिन्होंने एलएलबी करी है, जिन्होंने लॉ करा है, थोड़ा बहुत जो वकालत के बारे में जानते, जितने भी कानून बनते हैं ना आईपीसी के सेक्शन, वो किसके अंडर बनते हैं? व्हाट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड? ये जितने भी आईपीसी के सेक्शंस बन रहे हैं, इंडियन पीनल कोड के जो सेक्शंस बन रहे हैं, जो बाकी सारे लॉज बनते हैं, वो किसके अंडर बन रहे हैं? कौन है उनका बेस? हु इज द बेस ऑफ द लॉ इन आवर कंट्री? कौन है? व्हाट इज द बेस ऑफ ऑल दीज लॉज इन आवर कंट्री? जैसे अभी एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर एक कमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस कम्युनिटी के ऊपर कई सारी चीजें दी थी। तो बेसिक क्या क्या है बेस उस चीज का? व्हाट इज द बेस? ऑब्वियसली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान उनका बेस है। उस बेस के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। दैट्स वाई ये कहा कि वकीलों के लिए तो स्वर्ग है। मतलब अगर ये माना जाता है कि कोई वो जो बहुत अच्छा लॉयर होगा ना, जो बहुत अच्छा लॉयर है, बहुत अच्छा वकील है, उसको भारत का संविधान बहुत अच्छे से आना चाहिए। बिकॉज अगर आपको भारत का संविधान नहीं है, पता है, तो फिर आपका बहुत अच्छा वकील बनना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप सोचो ना, जो चीज जिसका बेस है वो बेस ही आपको पता नहीं, तो फिर आप कैसे बहुत अच्छे वकील बन सकते हो? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, और ये स्टेटमेंट याद रखना किसने कहा है। ये पॉइंट कई बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया है। तो सर आइवर जैनिंग साहब ने इस चीज को कहा है। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कंफर्म कर दो बेटा एक बार। डन, आगे हम बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, भारत का संविधान। आज पढ़ना ही है अपने को, है ना? आज बात नहीं करेंगे, आज पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ना इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा अभी कुछ, अभी पढ़ो, है ना? ठीक है।
सेकंड पॉइंट बता दिया ना बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बोरिंग फीचर्स वाला लेक्चर देखो, बोरिंग फीचर्स वाला लेक्चर देखो, समझाया था मैंने उसमें कि भारत का संविधान से हमने कई सारी चीजें बोरो करी अलग अलग कंट्री से, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसको हमने एज इट इज लगभग बोरो कर लिया भारत के संविधान में, है ना। तो वो पढ़ाया था मैंने, एक बार चेक करो, नहीं पढ़ा इसलिए पूछ रहे हुए प्रश्न। ओके, नेक्स्ट जो सेलियंट फीचर है, ये कई बार बहुत एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि भारत का संविधान कैसा है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, रिजिड का मतलब होता है कठोर, कि बहुत कठोर है भैया, इसको चेंज नहीं कर सकते। या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं बोलूं कि भारत का जो संविधान है वो बड़ा फ्लेक्सिबल है, आपका आंसर क्या होगा? भारत का संविधान रिजिड है या भारत का संविधान फ्लेक्सिबल है? व्हाट इज योर आंसर, बताइए, व्हाट इज योर आंसर? एवरजेनी कौन थे? सत्येंद्र प्रताप सिंह पूछ रहे हैं बेटा, ब्रिटिश स्कॉलर थे, ही वॉज अ ब्रिटिश स्कॉलर। हाँ बेनिफिशियल है नाजिया, इस प्रीलिम्स के लिए बेनिफिशियल है, मेंस के लिए थोड़ा सा अपने को डिटेल में और जाना पड़ता है। देखो मेंस के लिए पॉलिटी में बहुत ऐसा नहीं है, जितना हम पढ़ रहे हैं ना वो पॉलिटी मेंस के हिसाब से 80% कवर हो जाता है, 20% एक्स्ट्रा जाना पड़ता है, बिकॉज गवर्नेंस वाला पॉइंट जो पूरा चीज है वो मैं डिटेल में अपन नहीं करते सीडीएस के अंदर, तो गवर्नेंस वाला अगर कर ले तो फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, बट गवर्नेंस अभी आपको इतना है नहीं, यहाँ पर दोनों है। चलिए यहाँ पर आंसर बोल रहे हैं कि सर दोनों है, आके दोनों है, देखिए बिल्कुल सही, अपन समझते हैं इस चीज को। अब जैसे कुछ कंट्रीज होती हैं, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखना, इससे भी प्रश्न बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो बड़ा फ्लेक्सिबल, बड़ा फ्लेक्सिबल है ब्रिटेन का संविधान। मतलब ब्रिटेन के संविधान के अंदर अगर उन लोगों को कोई नई चीज ऐड करनी है ना, तो कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है उस नई चीज को ऐड करने का। मतलब अगर उनको अमेंडमेंट करना है तो बड़ी आसानी से वो किसी भी चीज को अमेंड कर सकते हैं। मतलब उनके संविधान में ना तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाला कोई कॉन्सेप्ट है कि साहब आप इसको नहीं चेंज कर सकते पूरे संविधान, ना उनके कॉन्सेप्ट के अंदर वो अमेंडमेंट का कोई अलग से प्रोसेस है उनके संविधान में। उनके संविधान को अमेंड करना बहुत 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 आसान। दूसरी तरफ हम बात करें यूएसए के संविधान की, मैं ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुका हूं कि यूएसए का संविधान आप अमेंड कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते आप अमेंड, इट्स वेरी रिजिड, बहुत कठोर है। तभी तो आप देखो ना कितने आर्टिकल से, खाली 7 आर्टिकल है। जब से यूएसए का गठन हुआ है 7 ही, वो 7 से 8 हो नहीं रहे, क्यों? बहुत बहुत डिफिकल्ट है उसको करना। उस प्रोसेस पे नहीं जाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, 50 के 50 स्टेट्स बैठेंगे फिर उनका 50%, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। पर ये मान के चलो कि भारत के संविधान या यूएसए के संविधान की मैं अगर बात करूं तो उनका संविधान को अमेंड करना या कोई नई चीज ऐड करना उनके संविधान के लिए लगभग इंपॉसिबल है, इट्स नियर टू द इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, बिलीव में नहीं पॉसिबल है। यूएसए के अंदर इतने लोगों ने अभी तक इतने कोशिश करी है ना कि हम ये जोड़ दें संविधान में, ये जोड़ दें, बट वो हो ही नहीं पा रहा है, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बिकॉज बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। पता है ऐसा क्यों? बिकॉज यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जुडिशरी है वो ज्यादा पावरफुल है यूएसए में, यूएसए के अंदर जुडिशरी बहुत पावरफुल है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब आते हैं अपन भारत के संविधान की तरफ। अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूं, मान लीजिए कि अगर ये हमारा संविधान है तो क्या हमारे लिए हमारे संविधान में कुछ भी ऐड करना पॉसिबल है? हमारा संविधान है, हम इसको अमेंड कर सकते हैं? हमारे लिए हमारे संविधान में कोई चीज अमेंड करना पॉसिबल है? बताइए। पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है। कैसे? हमारे संविधान में कुछ चीजों को ऐड किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 368 के अंदर एक प्रोसेस देके रखी है कि नहीं? संविधान को अमेंड करने की जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 368 के अंदर देके रखी है। चलो अब एक सवाल पूछ लेते हैं इसी बात पे। आर्टिकल 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो प्रोसेस देकर रखी है यहां पर, है ना, मुझे ये बताओ, सॉरी ये क्या प्रश्न पूछ, उस प्रोसेस के द्वारा जो संविधान के अंदर पहला अमेंडमेंट किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वो किस साल किया गया था? व्हाट वाज द ईयर ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? बताइए। प्रोसेस अपन ने कहां से लिया? साउथ अफ्रीका से लिया अमेंडमेंट के प्रोसेस को। मुझे बताओ कि इस प्रोसेस के द्वारा जब अपन ने संविधान में पहली बार अमेंडमेंट किया और एक शेड्यूल जोड़ा था, शायद 9 शेड्यूल जोड़ा था, वो किस ईयर किया गया था? कौन सा साल था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किस साल आया था? दैट इज द क्वेश्चन। साउथ अफ्रीका बच्चे ने पहले लिख दिया, जैक स्पैरो साहब ने, हाँ वो तो साउथ अफ्रीका बता दिया मैंने। ये बताओ कि जो पहला अमेंडमेंट किया था वो किस साल किया था अपन ने?
कोई नई चीज जोड़ी थी ना संविधान में, तो उससे ये तो प्रूव हो गया कि हमारे संविधान में हम कोई नई चीज जोड़ सकते हैं। ऐसी कोई मनाही नहीं कि साहब आप कुछ जोड़ ही नहीं सकते। वी कैन ऐड समथिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम कर सकते हैं। बताइए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। ऑब्वियसली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 के अंदर, ये पॉइंट याद रखना। और इसके द्वारा अपन ने कौन सा शेड्यूल जोड़ा था भारत के संविधान में? नवा शेड्यूल जोड़ा था। 8 तो पहले ही थे, और 9th शेड्यूल जो लैंड रिफॉर्म वाला है, जिसको अपन को पढ़ना है डिटेल के अंदर, वो जोड़ा था। अब कितने परसेंट बच्चों ने आंसर सही दिया? 72.02% बच्चों ने। ओके, सूरज साहब, सोनू, विजय, हेमंत और कौशिक, इन सबका आंसर सही है। चलिए, मेरा प्रश्न ये पूछने का मतलब बेसिकली ये था कि हमको ये चीज समझ में आ गई कि भारत के संविधान के अंदर हम कोई नई चीज ऐड कर सकते हैं। देयर इज नो इशू नेट, कोई इशू नहीं है इसमें। बट ये भी है कि नई चीज ऐड करना इतना आसान भी नहीं है कि आपने ऐसे ही कर दिया, बस कोई चीज को जोड़ दिया आपने, इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको एक अलग से प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस। इसमें कई तरह की मेजोरिटीज होती है, स्पेशल मेजोरिटी भी कई बार आपको यूज करनी पड़ती है। बट यह है कि हाँ, आप संविधान के अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऐड कर सकते हो। पर एक दूसरा सवाल इसमें आता है कि इसको देखकर तो लग रहा है कि हमारा संविधान बड़ा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि अपन इस संविधान को अमेंड कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं। अब यहीं पर दूसरा सवाल आता है कि क्या हमारे संविधान में हम अमेंडमेंट के द्वारा कुछ भी जोड़ सकते हैं? कैन वी ऐड एनीथिंग और कैन वी अमेंड एनीथिंग? यस और नो? क्या संविधान के अंदर हम कुछ भी जोड़ सकते हैं? यस और नो? जल्दी बताओ। कुछ भी जोड़ सकते हैं क्या? कि मेरी मर्जी करी मैंने ये भी जोड़ दिया, मेरी मर्जी करी मैंने ये भी जोड़ दिया। आदित्य, कंट्री को रन करने के लिए रिटर्न या अनरिटर्न की जरूरत नहीं पड़ती ना, बात तो सेम ही है। वो तो उनकी सहूलियत के लिए चीजें होती है कि वो रिटर्न रख रहे हैं कि अनरिटर्न रख रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि अनरिटर्न है तो कहीं लिखा हुआ नहीं, लिखा है। वो पार्ट 3 पार्ट 4 की जगह वो नीचे ऊपर कहीं लिखा है, तो उनको पता है किस तरीके से रन करनी है ना। बिल्कुल सही बात है। नहीं, हम सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोगों ने देखा था एक डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि किसमें दिया था? केशवानंद भारती केस के अंदर दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। क्या बताया था उन्होंने? अगेन मैं दिखा देता हूं आपको, आप लोग भूल गए हो तो एक बार हम वापस देख लेते हैं। क्या? दीज आर द बेसिक थिंग्स, जो संविधान के हमारे बेसिक पिलर्स हैं। कि आप संविधान में बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो, बट ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो डॉक्ट्राइन है, बेसिक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर संविधान टिका है, आप इसको किसी भी कीमत पे चेंज नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। आर्टिकल 368 की आप बात करो, कुछ भी आप लेकर आ जाओ, आप इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते। दिस इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सुप्रीम रहने वाला, यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, फेडरल एंड सेक्युलर स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ द पीपल। इसके अलावा भी कुछ चीजें थी। तो ये चीजें हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये कुछ ऐसी चीजें थी, और भी है ना। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मेजोरिटी पार्टी हमेशा रूल करेगी। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द एंड द चीफ मिनिस्टर, की प्राइम मिनिस्टर देश में होंगे, चीफ मिनिस्टर देश के अंदर होंगे। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, ये कुछ ऐसी चीजें जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भले ही संविधान के अंदर हमारे अमेंडमेंट का प्रोसेस देकर रखा है, बट कुछ चीजें संविधान के अंदर ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा कठोर है। आप किसी भी प्रोसेस को लेकर आओ, आप किसी भी तरीके से इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते। दैट्स वाई जब भाई ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि फिर भारत का संविधान है कैसा, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारत का संविधान कठोर है या भारत का संविधान लचीला है, भारत का संविधान रिजिड है, या इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है। हमको यह कहना पड़ेगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना तो वो रिजिड है, ना ही फ्लेक्सिबल है। और दूसरा स्टेटमेंट, जो मेजर स्टेटमेंट, वो ये है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल। इसको भी नोट कर लो, ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि फिर भारत का संविधान कैसा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्शली रिजिड, कि थोड़ा सा भारत का संविधान बहुत रिजिड है, कठोर है, जिसको आप नहीं चेंज कर सकते। और पार्शली फ्लेक्सिबल है, कुछ पॉइंट्स ऐसे जो बड़े फ्लेक्सिबल है, आप आसानी से इनको चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? बिल्कुल सही बात है। पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल। मिक्सचर ऑफ बोथ है, बिल्कुल मिक्सचर लिखा ना, ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, ब्लेंड मिक्सचर, बहुत अच्छा मिक्सचर।
तो आप ये नहीं कह सकते कि भारत के संविधान को आप कहीं से भी चेंज कर दोगे, कुछ भी ऐड कर दोगे, कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं बोल सकते कि भारत का संविधान चेंज नहीं होता है, चेंज भी होता है, ऐसा भी नहीं है, पार्शली दोनों चीजें। ओके सर, कैन वी अमेंड प्रियम्बल? अभिषेक मौर्य, अरे ऐसा मत करो यार अभिषेक, मतलब प्रियम्बल का लेक्चर तुमने देखा नहीं है, इसलिए इसलिए बात कर रहे हो, है ना? नहीं तो पूछते ही नहीं है प्रश्न कि कैन वी अमेंड प्रियम्बल, मत करो। बताओ भैया, अभिषेक साहब को प्रियम्बल अमेंड कर सकते हैं क्या? मैं तो नहीं बता सकता, है ना, क्योंकि प्रियम्बल के 2 लेक्चर पढ़ाए हैं मैंने अभिषेक साहब को। प्रियम्बल को अमेंड नहीं किए कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? 3 शब्द जोड़े ना प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, तो फिर अमेंड कर सकते हैं ना, अभी तो अमेंडमेंट हुआ है। अमेंड नहीं कर सकते तो अमेंडमेंट होता क्या? ऐसी बात कर रहे हो, कहाँ ध्यान था? ओके चलो ध्यान रखो। 42nd अमेंडमेंट था तो सही, 3 शब्द जोड़े थे, और कितना अमेंडमेंट करवाओगे उसमें? ओके चलिए। नेक्स्ट एक सेलिएंट फीचर है भारत के संविधान का, हालांकि डेमोक्रेटिक फीचर है, दैट इज द 1 पर्सन 1 वोट। हमारे यहाँ पर क्या, हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के थ्रू चलते हैं। आर्टिकल 326 की यहाँ पर बात की जा रही है अभी जो की होने वाला है। मतलब इसका सीधा मतलब यह है कि जितने भी लोग हमारे देश में 18 साल या 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, याद रखना 18 साल या 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो देश की सरकार को चुन सकते हैं। जैसा कि अभी 2024 के अंदर होने वाला है, एमपी जहां से मैं बिलोंग करता हूं, पता होगा एमपी के बच्चों को 17 नवंबर को चुनाव है, चुनाव लड़े जाएंगे। अब ये हमारे संविधान में सेलिएंट फीचर कैसे हो गया? आप बोलेंगे कि सर ये तो जिस डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करो वहां पर ये चीज होती है, बट आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, हमारे यहाँ जो बड़ी अनूठी विशेषता है वो ये है कि हमारे यहाँ पर प्योर डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं। एंड द प्योर डेमोक्रेसी मीन्स दैट द 1 पर्सन हैज द वैल्यू इक्वल टू द 1 वोट। एक वोट की वैल्यू एक आदमी के बराबर होगी, या एक आदमी एक वोट करेगा, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसका लिटरेसी रेट कितना भी हो, कोई भी अदर फैक्टर मायने नहीं रखता है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय है, अगर कोई व्यक्ति भारत से बिलोंग करता है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने देश की सरकार को चुन सकता है। सरकार किसी भी तरीके से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। मैं कई कंट्रीज बता दूंगा, पेरिस की अगर मैं बात करूं, आप इटली की मैं बात करूं बेसिकली, तो इटली के अंदर, या फ्रांस की बात करेंगे अभी अपन, फ्रांस के अंदर महिलाओं को वोट का अधिकार बहुत बाद में दिया गया। पुरुषों के पास वोट देने का अधिकार था, महिलाओं को बहुत बाद में अधिकार दिया उन्होंने। तो आप उस कंट्री को प्योर डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। बट जब हम भारत की बात करते हैं, भारत के अंदर आप देखो, भारत में हमने शुरुआत से डेमोक्रेसी को फॉलो किया। अच्छा एक सवाल मैं यहां पर पूछ लेता हूं, संविधान सभा के अंदर अगर मैं बात करूं, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, संविधान सभा बनी थी, कितनी महिलाएं थी उसके अंदर? वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना था? कितना वुमेन रिप्रेजेंटेशन था? बिल्कुल सही बात है अनुराग, हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, मेरा सवाल यह है कि जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, जो लोग ये कहते हैं कि भारत के अंदर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता, अगर नहीं देना होता, मुझे एक बात बताओ, अगर नहीं देना होता, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना होता, तो क्या संविधान सभा के अंदर हम 15 महिलाओं को लेकर आते क्या? ऐसा नहीं था। देना है रिप्रेजेंटेशन, समय की मांग के साथ वो चीज बढ़ती जा रही है। अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में भी अपन आगे बात करेंगे इस बारे में। तो ये पॉइंट याद रखना है कि इस तरीके से हमने नहीं किया शुरुआत से ही कि महिलाओं को दूर रखा जाएगा, महिलाओं को पावर नहीं दिया जाएगा, या इस कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है। ये चीज अपने शुरुआत से ऐसा नहीं किया हमने। हाँ देखो, हर चीज में थोड़ा समय लगता है, ये समय धीरे धीरे लगेगा और एक टाइम पर ऐसा होगा। अभी नहीं होगा, मैं फिर बता दूं, एक समय ऐसा आएगा जब महिलाओं के पास शायद इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो लोकसभा के अंदर। शायद बोल रहा हूं मैं, बहुत समय लगेगा इसमें, बट शायद एक टाइम ऐसा आ जाए कि महिलाओं के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा लोकसभा के अंदर। पॉसिबिलिटीज है, हाँ है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है क्या सर? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटीज है। साफ साफ बोल रहे हैं, समय लगेगा, एक समय लगेगा इसके अंदर। अब इसी बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। ये जो चीज है हमारे यहाँ पर कि 18 साल या 18 साल से ज्यादा का लोग अपने यहाँ पर वोट दे सकता है, आपको एक अमेंडमेंट इसमें याद रखना है। हालांकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये चीज पता होगी, संविधान के अंदर एक अमेंडमेंट किया जाता है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 का, 1988 का भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम या एक्ट के थ्रू एक अमेंडमेंट किया जाता है भारत के संविधान में। और जो वोट देने की आयु है, जो वोट देने की आयु है
वो 21 साल से कम करके कितनी कर दी जाती है, वो 18 साल कर दी जाती है। और 1989 का जो इलेक्शन होता है उसमें 18 साल के लोग वोट देते हैं। ये इंप्लीमेंट 1989 से हुआ था, अमेंडमेंट 1988 का था, ये पॉइंट याद रखिएगा। मतलब आप ये मान के चलो कि 1988 से पहले तक और 1988 तक हमारे देश में जो वोट देने की उम्र थी वो 21 साल थी, वो 18 साल नहीं है कि 18 साल नहीं थी। सर, डज गिवन मोर पावर टू जुडिशरी सिस्टम डिक्रीज क्रिमिनल रेट्स इन द कंट्री? आदित्य, जुडिशरी के पास एम्पल अमाउंट ऑफ पावर है, बहुत पावर है जुडिशरी के पास, आप देखो बहुत पावर है। आई थिंक सबसे ज्यादा पावर जुडिशरी के पास ही हमारे देश में। ये अमेंडमेंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। चलिए एक सवाल मेरा आपसे, आप अपने विवेक बुद्धि सोच के अकॉर्डिंग जवाब दीजिएगा। वाई 18 ईयर्स, 18 साल वोट देने की उम्र क्यों रखी गई? कोई बता सकता है? क्यों रखी गई? सर, क्या प्रियम्बल कॉन्टेक्स्ट की तरह साउंड करता है? हाँ सत्यम, आप कह सकते हैं। हाँ मुझे ही बताओ, 18 साल उम्र क्यों रखी गई? व्हाट इज द रीजन? अच्छा, रोशनी बोल रही सर वोट नहीं मिल रहे होंगे इसलिए 18 कर दी। अरे ऐसा नहीं था। वोट वोट नहीं मिल रहे होंगे इसलिए 18 कर दी, नहीं नहीं। क्यों करी, बताओ। मेचोरिटी लेवल, एडल्टहुड आ जाता है। एडल्ट तो बोला ही 18 प्लस को इसलिए बोला ना कि 21 से कम कर दे। यूथ पॉपुलेशन, 18 साल तक में मेचोरिटी आती है, किसी में नहीं आती 18 साल। देखा 18 साल का मेच्योर कभी? बहुत कम होते हैं, सब में नहीं आती। हाँ, इसका सीधा जवाब है यूथ रिप्रेजेंटेशन। भारत का जो युवा है, जो यूथ है भारत का, उसका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स के अंदर हो, इस चीज को इंश्योर करने के लिए अपन ने 18 साल उम्र करी। ये कई बार जो बातें की जाती है कि मैच्योरिटी लेवल और ये वो, ये इसलिए इतना आप नहीं कह सकते। अच्छा, 18 साल में मैच्योर इनफ हो जाता है बच्चा? 18 साल में मैच्योर हो जाता है? आप मैच्योर हो गए थे 18 साल में? एक बार सच आंखें बंद करके सच सच बताना, 18 साल में मैच्योरिटी आ जाती है क्या? हम नहीं आती, मैं तो अभी भी नहीं हूँ मैच्योर। अगर कोई बोले कि आप मैच्योर हो क्या, मैं बोलूंगा नहीं, अभी भी इतना मैच्योर नहीं हूं मैं जितना बोलते हैं कि इतना मैच्योरिटी आनी चाहिए। नहीं आती, देखो एक लेवल के बाद मैच्योरिटी एक्सपीरियंस से आती है, उम्र उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो कहने का तरीका है कि साहब मैच्योरिटी आ गई। पहले भी कहा है ना मैंने, 50 साल के बच्चे भी देखे हैं, मैच्योरिटी लेवल की बात कर रहा हूँ। और 15 साल का मैच्योर आदमी भी देखा है। समझ जाओ, समझ सको तो नहीं आती। मैच्योरिटी का लेना देना नहीं था। इसका जो सीधा सीधा लेना देना था वो इस चीज से था कि भारत का जो युवा है वो भारत की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ जाए बस। क्योंकि जो जरूरी था, क्या होता था कि इस समय तक 21 साल से पहले तक युवा कभी भी इंटरेस्ट लेता नहीं था भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, है कि नहीं? कभी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर युवा ने, कभी भी, अगर मैं बात कर रहा हूं 1988 से पहले की, बहुत कम युवा ऐसे होते थे जो भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट लेते थे। सरकारें चाहती थी कि भारत का जो युवा है वो भारत के पॉलिटिक्स के अंदर क्या है, वो आगे बढ़े, उसके अंदर चीजें करे। तो बेसिकली उन्होंने यहां पर क्या करा, इसलिए उन्होंने ये करा कि हम क्या करते हैं कि आपकी जो उम्र है वोट देने की, हम उसको कर देते हैं कम। अब वोट देने की उम्र जब कम होगी तो भारत के युवा को यह समझ आएगा कि वोट देना कितना जरूरी है और भारत के युवा का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना ज्यादा जरूरी है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? ग्रेट, समझ में आ गया। हाँ, डिफेंस एस्पिरेंट मैच्योर होते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं मैच्योर, सारे नहीं होते। मैच्योरिटी का लेवल बहुत अलग अलग होता है, हर आदमी मैच्योर ऐसे मैच्योरिटी गंभीरता नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि आप बिना कहे किसी की बात को, सिचुएशंस को समझ जाओ कि कब चुप रहना है, कब बोलना है। दिस इज द मैच्योरिटी, है कि नहीं? है कि नहीं? यही मैच्योरिटी होती है। किसी के बिना कहे आपको परिस्थिति के अकॉर्डिंग समझ में आ जाए कि अब आपको क्या करना है। घर पे फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब चल रही है, अब कोई बोल नहीं रहा है आपके पेरेंट्स की यार तू जॉब कर। मैच्योरिटी वो है कि खुद को समझ में आ रहा है कि यार अब जो है ना, माता पिता बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे, सो आई हैव टू डू समथिंग। दिस इज द मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी होती है। और मैच्योरिटी क्या है? बिल्कुल सही बात है। चलिए, इसलिए तो मैंने बोला कि कई लोग ऐसे होते हैं जो उम्र के साथ मैच्योर नहीं हो पाते, ठीक है, वो उनका लेवल है। ओके, नेक्स्ट सेलियंट फीचर्स की बात करें
ये सेलिएंट फीचर काफी आसान है, दैट इज द इमरजेंसी प्रोविजंस। हमारे देश के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस है। इमरजेंसी क्या होती है, कोई बताएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इमरजेंसी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैच्योरिटी, बताइए। सॉरी, नॉट द मैच्योरिटी, इमरजेंसी। मैच्योरिटी, मैच्योर बनने के चक्कर में अपने आप को मत खो देना, ये बात ध्यान रखना। ओवर मैच्योर भी मत बन जाना, ओवर मैच्योरिटी भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है? जो तुम हो नेचुरल वो रहो, जैसे तुम हो वैसे रहो, जरूरी है। बाकी ठीक है, बाकी मैच्योरिटी आ गई, समझ डेवलप होगी। समझ, मैच्योरिटी को समझ ही बोलते हैं नॉर्मली। समझदार हो गए, समझदार इसलिए हो गए क्योंकि समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है, कैसे दोस्तों के साथ बैठना है, किसको अवॉइड करना है, समझ आता है। ये हो गई मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई, जो किसी लोग व्यक्ति में 17 साल की उम्र में भी आ जाती है, किसी में 47 साल में भी नहीं आती, 67 ईयर्स में भी नहीं आती। तो मैच्योरिटी लेकर आओ, बट अपने नेचुरल बिहेवियर को मत खोना। हंसना मत भूल जाना। मैं देखता हूँ कुछ लोग हंसते ही नहीं है, हंसते ही नहीं है। तो एक है मेरा मित्र, अब वो मित्र ऐसा है कि हंसता ही नहीं है वो। मैंने पूछा उनकी मम्मी से कि इसको क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम है क्या कुछ, बोला नहीं बेटा मैच्योर हो गया। मतलब मैच्योर हो गया मतलब हम तो बच्चे हैं आंटी अभी क्योंकि हम तो हंसते हैं। तो ना हंसना कोई मैच्योरिटी की निशानी नहीं है। उसको लगता है कि हंसूंगा मैं तो मेरी मैच्योरिटी नीचे चली जाएगी, लोगों को लगेगा कि मेरा जो मानसिक स्तर है वो थोड़ा सा नीचे क्योंकि मैं स्माइल कर रहा हूँ। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, जहाँ हंसना है वहाँ हंसो, जहाँ रोना है वहाँ थोड़ा बहुत रो भी, सबके सामने नहीं, है ना? मैच्योरिटी का मतलब है कि चीजों को समझना शुरू कर दो कि सामने वाला तुमसे क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, उसके हाव भाव देख के उसके मन की बात को समझ जाओ, ये मैच्योरिटी। चलिए अब इमरजेंसी प्रोविजंस की हम बात करते हैं। इमरजेंसी का क्या मतलब होता है? आकस्मिक प्रोविजंस। इमरजेंसी पता होगी, नॉर्मल आप सीडीएस एस्पिरेंट्स हैं कि जब हमारे देश में कोई विपदा आ जाती, विपदा का मतलब आप समझते हैं, इमरजेंसी का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा? चलिए बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमरजेंसी? अब नॉर्मल सिचुएशन और मैच्योरिटी आ गई, हंसी चली गई। नहीं, हंसी नहीं चली गई, कोई और चला गया इसलिए हंसी चली गई, है ना? मैच्योरिटी आ गई तो हंसी नहीं चली गई, कोई और चला गया तो फिर हंसी चली गई। जब कोई और आया था जीवन में तब थोड़ी सी मैच्योरिटी रखते तो समझ रहे थे कि किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। अब वो चला गया तो फिर हंसी चली, है ना? हाँ, चलो ठीक है, उसको अलग मत लो। ओके, आपातकाल, बिल्कुल सही बात। हाँ, आपातकाल, आपातकाल का मतलब क्या होता है? सही है। आपातकाल का मतलब होता है अनफोर्सीन सिचुएशन। ऐसी कोई परिस्थिति आ गई जिसके बारे में हमको पता ही नहीं था कि अब क्या किया जाए। मतलब ऐसा कोई संकट आ गया, उसको बोलते हैं अपन इमरजेंसी। बोलते हैं ना साहब, सर मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। मेडिकल इमरजेंसी मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट कोई चीज सडनली हो गई, उसको आप बोलते हैं इमरजेंसी, है ना? उसको कहा जाता है इमरजेंसी, उसको मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी। वैसी कोई चीज जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, सडनली वो हमारे साथ हो जाती है, दैट इज द इमरजेंसी। अदरवाइज बाकी जो सिचुएशन जीवन में आपकी होती है वो नॉर्मल होती है। मैं इमरजेंसी को इसलिए डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज जब एसएसबी के अंदर अपन साइक के अंदर आएंगे तो जो स्पेसिफिकली टीएटी होता है और स्पेसिफिकली आपका जो पीपीएनडीटी टेस्ट होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, इन टेस्ट के अंदर कुछ पिक्चर्स ऐसे आते हैं जिसमें आपको एक क्लू कैच करना पड़ता है और उस क्लू के अंदर आपको समझ में आना चाहिए दैट देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब ये होता है कि साहब इमरजेंसी है, आपको तत्काल एक्शन लेना, यू हैव टू टेक एक्शन बाय हुक और बाय क्रुक। अब वही भारत के संविधान में भी ये कहा गया है कि कई बार भारत के अंदर हमारे देश में इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं जब ऐसा लगेगा कि कोई आकस्मिक सिचुएशन हमारे देश में आ गई है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस एग्जाम्पल की बात करें तो आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी को क्या कहा जाता है? नेशनल इमरजेंसी को बताइए क्या कहा जाता है, बताइए नेशनल इमरजेंसी को। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल कहा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक सिचुएशन लेते हैं वॉर की। पड़ोस का जो देश है उसने किसी से प्लेन व्लेन उधार मांग ली, पैसा वैसा चंदा इकट्ठा कर लिया और बोला कि चलो भारत के ऊपर हम क्या करते हैं, हमला करते हैं। ये सिचुएशन है, ये इमरजेंसी की सिचुएशन है। हमें पता नहीं था, दो कंट्रीज वॉर के अंदर है, ये सिचुएशन इमरजेंसी की है। दूसरी अगर हम बात करें, दैट इज द आर्टिकल 356। ये किसकी बात करता है? ये बात करता है स्टेट इमरजेंसी की। इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते, कई बार इसको प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते।
स्टेट इमरजेंसी का क्या मतलब होता है? प्रेसिडेंट रूल का बेसिकली मतलब क्या होता है कि किसी राज्य के अंदर जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, मतलब कोई स्टेट है अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा। अब कोई स्टेट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलेगा तो फिर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की बागडोर अपने हाथ में ले लेती है। तो वो उस समय होता है, उसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर जब आगे जाएंगे तो इमरजेंसी के चैप्टर में। तीसरा होता है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 को कहा जाता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये इमरजेंसी भारतीय छात्रों के जीवन में कई बार आती है, मतलब हमारे जीवन में तो कई बार आई थी, कॉलेज के टाइम पर आती है ना फाइनेंशियल इमरजेंसी, पैसा वैसा खत्म हो गया, बस वही ध्यान रखना कि क्या हुआ, फाइनेंशियल इमरजेंसी नॉर्मली आती है इस एज में, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी रहती है हमेशा। वैसे ही कि जब भारत के अंदर क्या है, वित्तीय आपातकाल आ गया, पैसा वैसा नहीं है अब सरकार के पास, देश में खर्चा करने के लिए भी नहीं है, देश के देखरेख के लिए भी नहीं है, ना तो पॉलिसीज ना किसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा है। तो दिस इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। याद रखो, भारत के पूरे कार्यकाल में आज तक एक भी बार हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी लगभग 3 बार लग चुकी है। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया? अमन शुक्ला बोल रहे सर अभी चल रही है फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाँ, वो तो लगती है, सब चीज चलती रहती फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या करें, राहत कोष से फिर पैसे मांगो, आईएमएफ के पास जाओ, वर्ल्ड बैंक के पास जाओ, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ मतलब दोस्त हैं अपने, ले सकते हो, वापस भी करना पड़ेगा लोन फिर, ये भी है। चलिए ठीक है, तो ये 3 तरह की इमरजेंसीज होती, ये भी हमारे भारतीय संविधान के एक सेलिएंट फीचर्स है। बिकॉज कई कंट्री के जो संविधान है वहां पर उन कंट्रीज ने, याद रखिएगा, अपने संविधान के अंदर कभी भी इमरजेंसी जैसे प्रोविजंस को ऐड ही नहीं किया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये भी हमारे संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में अभी बोल रहे थे, कोविड-19 के अंदर जब चीजें हुई थी, कोविड के टाइम पर जब चीजें बड़ी खराब होने लगी थी हमारे देश के अंदर, तब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर अमेरिका ने बोला, यूएसए ने, यूके ने बोला, कनाडा ने बोला कि साहब भारत के अंदर जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी आने वाली है। बट फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, बिकॉज हमारे अंदर सेविंग की बहुत अच्छी आदत है, हमारे यहाँ पर सभी लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बहुत अच्छी आदत है। हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं बच्चा होगा जिसके पापा ने 100 रुपए दिए तो 100 रुपए उड़ा के आ गए। 100 रुपए दिए तो कुछ ना कुछ रुपए अपन बचा लेते कि चलो पापा ने 100 दिए, 50 का अपन ये करते, 50 बचा लेते हैं, वो आगे जाके अपन खर्चा कर देंगे। तो ये जो सेविंग करने की आदत थी, इसने भारत को बचा लिया, फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर कभी नहीं आने दिया। और ये आदत बहुत बड़ी है ना। आप देखिएगा हमारे यहाँ पर, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, हमारे यहाँ पर एक जो बिल्कुल गरीब वर्गीय परिवार, जो रोज कुआ खोदते हैं, पानी पीते हैं, दैट मीन्स रोज वो काम करते हैं, काम करने के बाद वो आप रोज खाते हैं, स्टिल आप ये देखेंगे कि उन परिवारों के पास भी कुछ ना कुछ सेविंग होती है। हाँ, सेविंग वो किस फॉर्म में करते हैं? वो पैसे के फॉर्म में सेविंग नहीं करते, वो चांदी खरीद लेंगे, सोना ले लेते हैं, थोड़ा सा कान की बाली ले ली, पायल ले ली। देखा है आपने? देखा है? हाँ, है ऐसा। नहीं पता हो तो लिटरली है ऐसा। और ये जो सेविंग करने की आदत है, इसने जो है, इसने भारत को कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर नहीं आने दी। और सिर्फ एक वर्ग की बात हम नहीं कर रहे, हम सारे वर्गों की बात कर रहे हैं। बट एक बहुत बुरी न्यूज आई आज का न्यूज़पेपर पढ़ा था, टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी ने, क्या न्यूज है? व्हाट इज द न्यूज? क्या न्यूज है? ये बड़ी खराब न्यूज आई है, सेविंग की बात आई है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये न्यूज क्यों खराब है। क्या न्यूज आई है, पढ़ा इस बारे में? व्हाट इज द न्यूज? क्या न्यूज है आज की न्यूज पढ़ी थी? आज मैंने द हिंदू नहीं पढ़ा, पर मेरे को लग रहा है कि उसके अंदर भी शायद आई होगी। क्या न्यूज थी? क्या न्यूज थी? न्यूज ये थी कि भारत की जो सेविंग रेशो है भारत का, वो डिकेड्स के अंदर जो इतने समय से जितना उसका परसेंटेज था ना, वो लगातार कम होता जा रहा है। मतलब लोगों में सेविंग करने की आदत घटती जा रही है। ये न्यूज के अंदर आया है। अब आप देख लो, लोगों में सेविंग करने की आदत घट रही है। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आजकल कोविड के बाद आदमी के दिमाग में आ गया कि सेव वेव करके कुछ नहीं, खाओ पियो और निकलो यहां से, क्योंकि कम मर जाए भरोसा नहीं। तो लोगों ने खर्चा करना ज्यादा शुरू कर दिया। पहला भारत का आदमी ऐसा था, हमारे देश का, कि अगर आदमी 50,000 कमाता था तो वो क्या करता था? वो 40,000 सेव करता था। बता रहा हूं मैं आपको, 30,000 सेव करता था और बाकी बचे कुचे में अपना गुजारा करता था। दिखावे पे ज्यादा उसका भरोसा नहीं था। कोविड के बाद क्या आ गया? कोविड के बाद बोल दिया कि नहीं यार, देखा आस पड़ोसियों को कि भैया ये भाई साहब इतने सेविंग कर रहे थे, अब देखो ये तो चले गए, अब इनके पैसे के ऊपर कोई और मजे लेने वाला है। तो ये सोच लिया भारत के व्यक्ति ने भी कि अब हम क्या करेंगे। पहला रीजन ये था कि अब हम भी खर्चा करेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ा दिए। दूसरा रीजन कहीं ना कहीं इसका है डिजिटल पेमेंट।
आप देखो डिजिटल पेमेंट, अगर मेरे जेब में 100 रुपए है ना अगर अभी, तो जब मैं खर्चा करूंगा तो मेरे दिमाग में रहेगा कितना पैसा बचा है मेरे पास। 100 में से भैया 20 रुपए का ये कर दिया, 10 रुपए की हवा भरवा ली, 5 रुपए की चिप्स ले ली, मुझे पता है कितना पैसा बचा है मेरे पास, तो मैं लिमिट में रहता हूं। पर जब से डिजिटल पेमेंट आया, डिजिटल पेमेंट में समझ ही नहीं आता कब पैसा बैंक से कट जाता है, बड़ा सुविधा वाला है। तो ये डिजिटल पेमेंट आना, क्रेडिट कार्ड की सुविधा होना, ईएमआई के फंक्शंस हो जाना, इससे सरकार ने ये देखा है कि ये लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है, पर इससे सेविंग लगातार घटती जा रही है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज ये माना जा रहा है कि आने वाले 20 साल के अंदर अंदर भारत के अंदर जो सेविंग का रेट्स होगा वो अब तक इंडियन हिस्ट्री में सबसे कम होने वाला है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए कि ये चीजों का कुछ, हर चीज का इंपैक्ट पड़ता है, कुछ चीजें अच्छा इंपैक्ट देती, कुछ चीजें बुरा इंपैक्ट देती। तो यहां पर डिजिटल पेमेंट का कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बुरा इंपैक्ट मैं मान सकता हूं। बुरा तो है, ठीक है, पर अपन को क्या है, इसको सीखना पड़ेगा। देखिए सीखना, मैनेज करना जरूरी है। मैनेज करो, 2 अकाउंट खोल के रखो, सीधी सी बात है। एक अकाउंट यूपीआई के अंदर ऐड करो, एक में सेविंग करो, और तय कर लो कि यूपीआई के अंदर मैंने रखे 500-600 रुपए, महीना भर इसी में चलाऊंगा। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में 500-600 बहुत होते हैं, है कि नहीं? बहुत है 500-600 रुपए। करना क्या, कहाँ जाना है तुमको बताओ मुझे, कहाँ जाना है स्टूडेंट लाइफ में, कहाँ जाना है, कहाँ घूमने जाना है, क्या करना है तुम्हें? बहुत होते हैं यार, लिटरली। अगर घर पे, खुद घर पे रह रहे हो, घर पे फूड बन रहा है, कंज्यूम कर रहे हो, मम्मी पापा के साथ रहते हो, किताबें विताबें मम्मी पापा दिला रहे, तो तुम्हारे खुद के लिए 500-600 रुपए ठीक है। इससे ज्यादा क्या, कहाँ खर्चा करना है फिर? जहां खर्चा कर रहे हो फिर तो वो डिस्ट्रक्शन है कहीं ना कहीं। ये पॉइंट याद रखिए, है ना? गोवा जाना है, वो देखो भाई साहब, कौन है, प्रद्युमन भाई साहब है, प्रद्युमन सिंह राठौर साहब, और गोवा जाना है सर। अरे इंडियन नेवी ज्वाइन कर लो, गोवा चले जाओगे कुछ समय के लिए। हाँ, है कि नहीं? हाँ, वहां पर एक बोले, वैभव बोल रहे सर, नो पॉइंट ऑफ सेविंग, लाइफ इज शॉर्ट, गो आउट ऑफ होम। अरे ऐसा नहीं है भैया, सेव करना जरूरी है। बाहर रह रहे हैं तो खर्चा होता है, बाहर रह रहे हैं तो खर्चा होता है, तो फिर नहीं होना चाहिए। मोबाइल रिचार्ज, हाँ ये बात है, ये मानी मैंने, मोबाइल रिचार्ज इसलिए तो 500 बोला मैंने, 250-300 का रिचार्ज कर लिया, 1.5-2 GB महीने का मिल गया। जिम जाना होता है सर, ठीक है। आगे बात करें, चलिए, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, आगे जाएं? चलो पढ़ते हैं अब थोड़ा सा, यहाँ तक क्लियर है? सेविंग इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट सेविंग है। सेविंग इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग। जिम डाइट पे खर्चा होता है, हाँ ये तो प्रतीक, मैं समझ सकता हूँ दर्द आपका। ओके, खर्चा होता है, ठीक है। बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, आसपास के खर्चा होता है तो खुद अर्न करो। कोचिंग पढ़ाओगे, कम से कम 2-3 हज़ार रुपये महीना कमा लोगे आप, कहीं भी आप रहते हैं। अगर आप पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, अपना खर्चा खुद निकालना शुरू करो। कई एस्पिरेंट्स करते हैं, मैं 12th के बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको एनडीए पढ़ाता हूँ मैं, बात होती है मेरी कई बार उनसे इंस्टा पे या कहीं पर भी, बोलते हैं सर हम पढ़ाते हैं और हम अपनी खर्चे को ऐसे निकालते हैं। तो बढ़िया चीज है, मैनेज कर रहे हो तुम। तुम्हारे पीआई के फॉर्म के अंदर जब पूछेंगे इंटरव्यूइंग ऑफिसर साहब की क्या कर रहे थे, तो बताओ ये कर रहा था, एक तुम्हारी क्वालिटी यहाँ पर दिखती है कि नहीं? करेक्ट। बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले भी तुम लोगों को समझा दिया है कि किसी भी, अभी तो उम्र है 25 तक दे सकते हो, 24-25 तक सीडीएस दे सकते हो, फिर सिर्फ पढ़ाई में मत लगे रहना। ओके, कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेना, कुछ ना कुछ करते रहना, उसके साथ पढ़ाई करना, प्रायोरिटी पढ़ाई को दो बट कुछ ना कुछ करते रहना। फिर आ जाती समस्या, फिर घर वाले बोलते हैं यार पंचवर्षीय योजना चल रही, इनकी तो 5 साल से तैयारी करने, कुछ हुआ नहीं। तो बड़ा दर्द होता है, दुख होता है, फिर हम चिढ़ते हैं घर वालों के ऊपर कि कैसी बात कर रहे हो। हम समझाने की कोशिश करते हैं, यूपीएससी का एग्जाम है, ऐसे क्रैक नहीं हो जाता है, ये है वो है, थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं 3 टियर गवर्नमेंट। अब सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने एक बहुत बड़ी चीज कही थी कि भारत के अंदर जब भी हमारा देश आजाद होता है तब पावर का तुम डिस्ट्रीब्यूशन करो। दैट मीन्स पावर सिर्फ एक बॉडी के हाथ में मत रखना। अब ये चीज हमारे यहां पर होती है, होती है कि नहीं? होती है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे यहां पर। हाँ, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पर। अरे जगुआर तरुण साहब, सीक्रेट्स को रिवील नहीं करते हैं यार, क्या सीख के एनडीए से? आप कुछ भी वो बताते थोड़ी ना है।
तुमने जीवन में क्या किया है क्या नहीं किया कभी किसी को मत बताना, जब रिक्वायर्ड हो तब बताना। अपने मुंह से अपनी तारीफ करने वाला व्यक्ति सबसे कमजोर होता है, ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ठीक है। ताकतवर महान व्यक्ति होता है वो अपने कर्मों से अपनी एबिलिटीज को दिखाने की क्षमता रखता है। मुंह से तारीफ करना मतलब पहले भी बोला है मैंने कि सम्मान मुंह से मांगना और अपनी तारीफ करना ये तो मृत्यु से बढ़ के चीज होती है, मृत्यु से बढ़ के। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्रों के अंदर लिखा है। कभी भी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना। इक्रेसी रखो, जो तुम हो एसएसबी के अंदर दिखाओ, जो भी हो लाइफ में बताना है वहां बताओ। चलिए अब जैसे अपने यहां पर अपन बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी सरकार होती है, लोकसभा एंड राज्यसभा, है कि नहीं? पावर है उनके पास भी। हर स्टेट के अंदर हम बात करें, भारत के अंदर जो 28 स्टेट्स हैं उनके अंदर भी आप देखिए सरकार होती है, कहती कि नहीं, स्टेट असेंबली है प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधानसभा विधान परिषद है। लोकल लेवल पर भी जब आप देखते हैं तो पंचायत और म्युनिसिपालिटीज को आप देखिए, ग्रामीण लेवल पर पंचायत है और शहरी लेवल पर म्युनिसिपालिटीज है। दैट मीन्स ये समझ में आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, कि हमारे यहां पर जो पावर है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने नहीं करा, हमने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया। जितने हमारे टीयर्स थे, 3 टीयर्स के अंदर हमने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो कि हर कंट्री में हर देश में नहीं होता है। देर आर ओनली फ्यू नेशंस जहां पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, एंड आई एम प्राउड टू से दैट इंडिया इज वन ऑफ दैट नेशंस। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? पावर शेयरिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। यहां तक क्लियर है? हाँ, क्वासी फेडरल है ना, बिल्कुल अपने यहाँ, बिल्कुल सही बात है, क्वासी फेडरलिज्म है अपने यहाँ पर, बिल्कुल सही है तरुण साहब, बहुत बढ़िया। अभी कैडेट की मृत्यु हो गई यार, पता चला कि नहीं? प्रथम, मुझे एग्जैक्टली नाम याद है, सरनेम याद नहीं आ रहा है। एनडीए के अंदर बॉक्सिंग कंपटीशन के दौरान कैडेट की मृत्यु हो गई, काफी पेपर में भी आ रहा है। ट्रेनिंग बहुत रिजिड कर दी आजकल फोर्सेस ने, और वो होनी भी चाहिए, अभी न्यू। बट क्या होता है, कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा दुख होता है बहुत सा। एनडीए बॉक्सिंग के अंदर देखो, याद रखना, मैं क्लासेस के अंदर भी बोलता हूँ कि जो एनडीए का एस्पिरेंट होता है उसका एसेस भी थोड़ा सा अलग होता है। फ्रैंकली अगर मैं बताऊं, उसका जो असेसमेंट किया जाता है एज अ साइकोलॉजिस्ट, किसी 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे का असेसमेंट मैं बहुत अलग तरीके से करता हूँ। बिकॉज क्या होता है, 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे को मोल्ड करना बहुत आसान है, आसानी से उसको अपन मोल्ड कर लेंगे। और दूसरी चीज क्या है, 4 साल है उनके पास, 3 साल एनडीए में, 1 साल अकेडमी के अंदर। जब हम सीडीएस की बात करते हैं तो सीडीएस का जो एस्पिरेंट होता है वो लगभग 20 साल से लेके 25 साल के बीच का होता है। 20 साल से 25 साल की उम्र ऐसी रहती है कि आदमी का नेचर थोड़ा सा रिजिड हो जाता है, वो फ्लेक्सिबल इतना नहीं रहता है, उसके अंदर कोई नई चीज इनकलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। समय भी यहाँ पर अकेडमीज के अंदर 9 महीने 12 महीने ऐसा रहता है। तो एक पॉइंट याद रखना कि अपने आप को थोड़ा सा इस तरीके से तैयार करना, बिकॉज सीडीएस के अंदर आपका मैच्योरिटी का लेवल थोड़ा सा हाई देखा जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगले फीचर की तरफ अपन बढ़ते हैं। दैट इज द फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हमारे भारत के संविधान ने पार्ट 3 के अंदर, भारतीय संविधान का जो पार्ट 3 है वो किसके बारे में बात करता है? पार्ट 3 भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है, ये हम सब जानते हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, ये जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, ये हमने किस कंट्री से लिया? ये हमने लिया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया है। भारत के संविधान में आप सबके पास, संविधान ने आपको 6 फंडामेंटल राइट्स देकर रखे हैं। याद रखना, पहले कितने थे? पहले 7 थे। अभी कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? अभी 6 फंडामेंटल राइट्स है। बट एक विशेषता भारत के संविधान की ये है, जो कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है। भारत का संविधान यह कहता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स आपको दे दिया है कि राइट टू फ्री स्पीच है आपके पास तो आप कुछ भी बोल सकते हो। दे आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। जो राज्य सरकारें हैं, जो आपकी केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आपके इन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। क्या होता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, बताइए? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस? जब मैंने कहा है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, दीज आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कि आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो क्या मतलब समझते हैं, क्या होते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, बताइए? हाँ जी, बिल्कुल, आर्टिकल 12 से 35 तक, बिल्कुल सही बात।
आर्टिकल 12 से 32 तक। क्या होता है? लिमिटेड टैरिफ रूल्स। वो देखा है ना आपने, सुना होगा आपने या देखा भी होगा ऑब्वियसली। टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं कि आपको ये मिलेगा, आपको 2 के साथ एक चीज फ्री मिलेगी, आपको 500 रुपए में इतनी चीजें मिलेगी, और नीचे एक स्टार बना होता है। स्टार में लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। देखा है ना, एड के अंदर आता है। ये बस वैसा ही कुछ है, ये आपके अधिकार है, बट ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं कि जैसा लिखा है वैसा ही मिल जाएगा। कुछ कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। देर आर सम लिमिटेशंस एंड सम कंडीशंस। बस ये उसी की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, ये एग्जाम्पल मैं कई बार देता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास एक फंडामेंटल राइट टू फ्रीली मूव इन आवर कंट्री, ये हमारे पास है कि हम हमारे देश में कहीं भी घूम सकते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर आपको अधिकार दिया जाता है कि आप भारत के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। भारत से बाहर जाने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है, आर्टिकल 19 नहीं देता है। पर आर्टिकल 19 ये कहता है कि हम भारत के अंदर कहीं भी घूमने जा सकते हैं। ये राइट है हमारे पास। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको पता है कि आर्टिकल 19 मुझे भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार देता है। आई हैव राइट टू फ्रीली मूव इन इंडिया। बट भारत के अंदर, हमारे देश में मान लीजिए वो जाता है, अब वो चाह रहा है कि साहब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर घूमने जाऊंगा, या मैं एक ऐसे सेंसिटिव एरिया के अंदर घूमने जाऊंगा जो कि फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो एरिया के अंदर जाके वो गार्ड साहब से या अंदर जाके वो ये नहीं बोल सकता है कि भैया मेरे पास आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीली मूव मुझे देता है, तो मैं भारत के किसी भी हिस्से में घूम सकता हूं। नहीं, दीज आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। भारत सरकार ने कुछ जगह ऐसी है जहां पर आप या मैं कोई भी नहीं जा सकता है ना। जैसे अंडमान निकोबार के अंदर कुछ ट्राइब्स रहती, सेंटिनल ट्राइब के बारे में आपने सुना होगा। वो एक महाराज गए थे यूएसए से आके, बोला, उनको मना करा सरकार ने, भाई साहब मत जाओ, तीर धनुष लेके चलते हैं। वो नहीं माने, वो चले गए, उनको तीर मार दिया, मर गए वो। अब उन ट्राइब्स का कल्चर बिल्कुल बहुत अलग है। तो कुछ एरियाज ऐसी है, कुछ जगहें ऐसी है जहां पर आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। अब भले ही आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीली मूव इन इंडिया, बट आप भारत के हर हिस्से में नहीं जा सकते। वाई? बिकॉज कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। ये उसी की बात की जाती है। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। समझ में आ गया? हम्म। क्लियर है? आगे बढ़े। बस ये चीज है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे हमारे पर राइट टू स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि नहीं? अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है हमारे देश में। फौज से सबूत मांग लेंगे कि साहब फौज को ही बोल रहे हैं कि बताओ तुमने स्ट्राइक की है तो हमको बताओ। किसी भी चीज के बारे में, किसी के धर्म के बारे में गलत चीजें कही जा रही है। अभी मूवी आई थी, हमने देखी थी, आदि पुरुष। साफ बोलता हूं मैं, कुछ भी आप दिखा रहे हो, मतलब जिसने रामायण पढ़ी है वो तो बोलेगा ये क्या ही दिखा रहे हैं इस मूवी के अंदर, कुछ भी उसमें कुछ भी दिखा रहे हो। और लास्ट में माफी मांग लेते हैं, फिर बोलते हैं कि साहब हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जरिए हमने, हमारे अधिकार था कि हमने उस मूवी को बनाया, हमने दिखाया जो भी चीजें यहां पर थी। बट ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपकी जो राइट टू स्पीच है, आप ये चीज नहीं कर सकते कि आप किसी की भावनाओं को आहत करने लग जाए। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। यू हैव राइट टू स्पीक एनीथिंग, यू हैव राइट टू से एनीथिंग, एंड यू हैव राइट टू मेक एनीथिंग, कि आप कुछ भी बना दोगे। ये नहीं किया जा सकता। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। बेटा अंडमान एंड निकोबार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल करती है भारतीय, बट वो जो आइलैंड है, उस आइलैंड के ऊपर सरकार नजर बना के रखती है। वहां पर कोई कानून लागू नहीं होता। वो लोग बोलना ही नहीं जानते हैं। वो आज भी आदि मानव की तरह जीते हैं। उनकी लैंग्वेज बहुत अलग है। पर इन कम्युनिटी के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, सरकार को जैसे वहां पर कुछ पहुंचाना है तो वो ऊपर से हेलीकॉप्टर से पहुंचा देती है, अदरवाइज वो ऊपर भी तीर वीर मारते रहते हैं, क्योंकि वो नहीं पसंद करते कि बाहर का कोई आदमी उनके यहाँ पर आए। तो ये चीज याद रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके। चलिए, नेक्स्ट फीचर इज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज द इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। हमारे यहां पर हमारा जो भारत का जुडिशियल सिस्टम है
दैट इज द इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। मतलब भारत का जुडिशियल सिस्टम इस तरह का सिस्टम नहीं है कि जो सरकार के कहने पे काम करता है। मतलब पाकिस्तानी जुडिशियल सिस्टम की बात करूं तो वो तो सरकार और फौज के कहने पे काम करता है, मन से वो कुछ भी काम नहीं करते हैं। पर जब भारत के जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं तो इंडियाज जुडिशियल सिस्टम इज द इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। अब मुझे बताओ ये किस कंट्री से हमने बोरो करा है? फ्रॉम विच कंट्री वी हैव बोरोड द इंडियाज जुडिशियल सिस्टम या ऑटोनोमस जुडिशियल सिस्टम? बताइए किस कंट्री से हमने बोरो किया है? ऑब्वियसली चीज यूएसए से बोरो किया। मैंने कहा है आपको कि यूएसए का जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रिजिड भी है, पावरफुल भी है, और जो जितनी भी जुडिशरी की मैक्स ऑफ द मैक्स चीजें हमने बोरो करी है ना वो यूएसए से बोरो करी है। तो ये पॉइंट याद रखना। अब हमारा जुडिशियल सिस्टम के अंदर क्या हायरार्की बनी हुई है, जैसे सबसे नीचे तो नहीं बोलूंगा, एक लेवल के बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, फिर हाई कोर्ट्स आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट्स आते हैं। मतलब हमारी कंट्री में जो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। ये आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई है क्या, कोई जुडिशियल अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? यस और नो? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई दूसरी जुडिशियल अथॉरिटी है हमारी कंट्री में? साहब ये सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। दिस इज द जुडिशियल अथॉरिटी विच इज अबव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। क्या ऐसी कोई जुडिशियल अथॉरिटी हमारे देश के अंदर है? ऑब्वियसली नहीं है, ऑब्वियसली नहीं। हमारे देश में जो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है दैट इज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचा है ना। ये पॉइंट याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के अंदर सुप्रीम है। यहां पर बच्चे बोल रहे सर वो माफी सजा माफ कर देते हैं, प्रेसिडेंट का पावर है। वो सिर्फ एक पावर है पार्डनिंग का। उसके अलावा आप देखोगे तो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी की मैंने बात करी, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी कौन सी है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट जुडिशियल अथॉरिटी नहीं, राष्ट्रपति जी का जुडिशियल अथॉरिटी है? जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है। हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, अब इसको प्रूफ कैसे करें कि हमारे यहां पर जो जुडिशरी है दैट जुडिशरी इज टोटली इंडिपेंडेंट, मतलब किसी के अंडर काम नहीं करती है। इसका जो पहला चीज है, जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है इसको प्रूफ करने के लिए, वो ये है कि हमारी जुडिशरी सरकार के अंडर इसलिए काम नहीं करती है बिकॉज जो जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है, चाहे वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज की मैं बात करूं, चाहे फिर मैं हाई कोर्ट के जज की बात करूं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या भारत सरकार का किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होता। जैसे एग्जांपल की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का अगला जज कौन बनेगा, हाई कोर्ट की किस जज का ट्रांसफर कहां होगा, अगला सीएजी तो नहीं बोलूंगा, अगला सीजीआई कौन बनेगा, ये डिसाइड करते समय भारत सरकार का कोई भी हाथ नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड नहीं करती। तो फिर कैसे डिसाइड करते हैं? कौन डिसाइड करता है कि भैया कौन हाई कोर्ट का जज बनेगा या कौन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा? हु विल डिसाइड? बताइए। Yes, president is not the part of judiciary. Honorable president is the part of the parliament. कौन डिसाइड करता है? यस, एक सिस्टम अपने यहां पर बना के रखा है, प्रथम पांडे ने इसका आंसर दे दिया, दैट इज द कोलिजियम सिस्टम। कई बार इसकी निंदा भी की जाती है कि सर ये सिस्टम सही नहीं है, सिस्टम गलत है। सरकार भी कई बार करती है इस चीज को लेकर कि सिस्टम सही है, सिस्टम गलत है। नहीं, प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करते बेटा, सरकार का तो हाथ ही नहीं, पार्लियामेंट का तो हाथ ही नहीं है। याद रखो, कोई नेता, पीएम, प्रेसिडेंट कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि अगला सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा। नहीं, एक अलग सिस्टम बना के रखा है जुडिशरी ने अपना। संविधान के अंदर अलग ये सिस्टम नहीं है। इस सिस्टम का नाम है कोलिजियम सिस्टम। नोट कर लो, दिस इज द कोलिजियम सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर कितने लोग होते हैं? इसमें 5 लोग होते हैं। एक जो होते हैं वो होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो करंट सीजीआई हैं, एक वो होते हैं, और 4 होते हैं सीनियर मोस्ट जज ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। सीजीआई के बाद जो अगले 4 सीनियर जज हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ये 5 लोग मिलकर सब कुछ डिसाइड करते हैं। ये 5 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि भैया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अगला जज कौन आने वाला है, किस हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कहां करना है, अगला जो सीजीए है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई है, वो अगला सीजीआई कौन बनेगा, उसके नाम की सिफारिश सरकार को करना। सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के अंदर। नाम के लिए अपॉइंट कर देते हैं कि हाँ ये अब इसको कर दो अपॉइंट, बट सिलेक्शन प्रोसेस में सरकार का कोई भी
इंटरफेरेंस यहां पर नहीं होता। क्लियर है, समझ में आ गया। कोलेजियम सिस्टम है ये हमारे देश में। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि सरकार का किसी भी तरीके का इंटरफेयर ना होना जुडिशरी के अंदर, इज इट गुड फॉर डेमोक्रेसी और इज इट नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी? आप लोग बताइए, व्हाट इज योर व्यू। मैं अपना व्यू नहीं बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज योर व्यू, बताइए। बोलिए, इज इट गुड और नॉट गुड? गुड फॉर द कंट्री। बिकॉज क्या होता है, देखो सरकार के इन्फ्लुएंस में अगर कोई चीज हो गई ना, आप समझो सरकार के इन्फ्लुएंस में कोई चीज हुई, अब ऑनरेबल सीजीआई है, सरकार के खिलाफ ही कोई केस किया, मान लो सरकार के खिलाफ कोई स्टेट या किसी पर्सन ने केस कर दिया, अब एक दबाव रहेगा अदरवाइज जजेस के ऊपर कि यार सरकार के अंडर है अपन, और अगर सरकार के खिलाफ फैसला दे दिया तो फिर निकाल भी सकते हैं। तो क्या है, वो दबाव ना रहे, फ्रीली फैसले दे सकें, फ्रीली जजमेंट्स आ सकें। दैट्स वाई इस तरह का सिस्टम बनाया गया। सरकार ने ट्राई किया था, करेंगे उसके बारे में अपन बात, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में 99th अमेंडमेंट के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म ही कर दिया था पूरा, करेंगे उसके बारे में बात, ऐड करा था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। बट अभी ये पॉइंट याद रखो कि इसको प्रूफ करने के लिए कि हमारी जुडिशरी ऑटोनॉमस, इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये होता है कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो सिलेक्शन किया जाता है, किस जज को कहां ट्रांसफर किया जाएगा, ये सरकार डिसाइड कर ही नहीं सकती, सरकार के हाथ में नहीं है। नंबर सेकंड, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को प्रूफ करने का एक दूसरा पॉइंट ये है कि जजेस को जो रिमूव करने का पावर है, अपन मान लो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको रिमूव करने का पावर है हमारी पार्लियामेंट के पास। हाँ है, बिल्कुल पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है, किसी भी जज को रिमूव करने का पावर है हमारी पार्लियामेंट के पास, ये पॉइंट याद रखना, ऐसा नहीं कि पावर नहीं है, बट उनके जो रिमूव करने का प्रोसेस बनाया है ना पार्लियामेंट ने, जो संविधान के अंदर जजेस को रिमूव करने का प्रोसेस है, वो इतना रिजिड है, वो इतना रिजिड है कि किसी भी जज का रिमूव होना इतना आसान है ही नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है, मैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इस चीज को बोलता हूं, बहुत मुश्किल। अदरवाइज क्या होगा, जजेस को डराया जा सकता है कि अरे हमारे पक्ष में फैसला दो, नहीं तो तुमको हम कभी भी रिमूव कर सकते हैं, प्रोसेस तो हमारे पास ही है ना, पावर तो हमारे पास रिमूव करने का। बट संविधान के अंदर ये जो प्रोसेस इस तरीके का बनाया गया, इतना डिफिकल्ट प्रोसेस बनाया गया कि जजेस को डरने की जरूरत है ही नहीं, उनको पता है कि ठीक है अगर ये करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोसेस बहुत मुश्किल है। जब तक कि सारी पार्टीज एग्री नहीं होगी, बहुत बड़ी मेजोरिटी उनको चाहिए होगी, तब जाके हम रिमूव होंगे, अदरवाइज पार्लियामेंट ऐसा कुछ कर नहीं सकती हमारा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो प्रूव करती है कि हमारे देश में जब हम बात करते हैं कि हमारी जुडिशरी ऑटोनोमस है, तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि जो रिमूवल का प्रोसेस है उसको बहुत डिफिकल्ट बनाया गया है। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट एक और फीचर की अपन बात कर लेते हैं। ये फीचर ये कहता है, दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम के अंदर एक चीज ये कहता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरीज दी जाती है, जो पेंशन दी जाती है, जो अलाउंसेस दी जाती है, जो भी इनकी सैलरी अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। किससे दिए जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं, भारत सरकार की संचित निधि से दिए जाते हैं। संचित निधि क्या होती है, इसका सीधा सा मतलब आसान है, देखो जितना भी टैक्स हम भारत सरकार को पे करते हैं, भारत सरकार के पास जितना भी पैसा आ रहा है, टैक्स के फॉर्म में आ रहा है, फीस के फॉर्म में आ रहा है, पेनल्टी के फॉर्म में आ रहा है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में आ रहा है, वो सारा का सारा पैसा सरकार के खजाने में जमा होता है। इस खजाने को क्या कहा जाता है? इस खजाने को कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जजेस की जो सैलरी होती है, इन जजेस को जो सैलरी दी जाती है वो इस फंड से रिलीज करते हैं, मतलब कंसोलिडेटेड फंड से इनकी सैलरी रिलीज की जाती है। तो सरकार मना नहीं कर सकती कभी कि भैया हमारे पास तो पैसा है ही नहीं अभी, या इस महीने की सैलरी आपको अगले महीने देंगे। क्यों? सैलरी इनकी जा रही है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कितना पैसा ये सबको पता होता है, तो सरकार किसी भी रीजन पे मना नहीं कर सकती। अब क्या है, फाइनेंशियली सरकार इनको परेशान ना करे, और ये ना हो कि सिर्फ फाइनेंशियली बेसिस के ऊपर सरकार इनके ऊपर प्रेशर डाल सके। दैट्स वाई इनकी जो सैलरी है, जो अलाउंसेस है, इवन जो पेंशन है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। यहां तक क्लियर है?
आकाश पटेल आपको नहीं आ रहा, बाकी को साउंड आ रहा है? हाँ आ रहा है बाकी को तो साउंड। यहां तक क्लियर है? ये है, चलो क्लियर है, ओके। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अपन। फंड पार्लियामेंट कंट्रोल करती है ना जायद, बिल्कुल सही बात है बेटा जायद। फंड पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, बट पैसा रोक नहीं सकती है। लोग पूछ लेंगे ना कि पैसा क्यों रोक रहे जजेस का। लोकसभा और जो पार्लियामेंट के लोग हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम पूछ लेंगे क्या हो गया, क्यों रोक रहे हैं पैसा, है कि नहीं। आर्टिकल है बेटा 266, आर्टिकल है संविधान के अंदर, आर्टिकल है आर्टिकल 266, जो भारत के कंसोलिडेटेड फंड की बात करता है। हाँ बेटा, कॉलेजियम सिस्टम में हाई कोर्ट के जज क्यों होंगे बेटा? अनुराग, हाई कोर्ट के जज नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज रखेंगे ना। जब सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट के जज को क्यों रखेंगे? हायरार्की है ना, सबसे बड़े जज सुप्रीम कोर्ट के। अब चुनना है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन आएगा, तो हाई कोर्ट के जज को रख लिया तो वो बोलेगा साहब सबसे पहले तो मेरे को ही ले लो, मैं ही आ जाऊंगा। तो कैसे रख सकते हैं हाई कोर्ट के जज को कॉलेजियम के अंदर? सीधी सी बात है ना। कभी भी किसी ऊंची पोस्ट के लिए एक उससे नीचे वाले पर्सन को, या कह सकते हैं कि उससे नीचे वाली हायरार्की को नहीं रखा जाता है, ये रीजन होता है। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखिएगा। सर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के बाद इनकी सैलरी में कोई चेंज? हाँ होता है हर्ष, इनकी सैलरी कम की जा सकती है, पढ़ेंगे अपन। इनकी कम की जा सकती है, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती नहीं है। चलो एक और इस चीज को प्रूफ करने के लिए एक बहुत अच्छा और पॉइंट यहां पर है। वो पॉइंट ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, ध्यान से सुनना मेरे इस पॉइंट को, बिकॉज एक सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं। जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं, उनकी उम्र हो जाती है, कितनी है जजेस के रिटायरमेंट की उम्र? 65 साल है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायरमेंट की उम्र। जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद। तो ऐसा नहीं कर सकते कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज था, अब मैं रिटायर्ड हो गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर अपनी वकालत प्रैक्टिस कर रहा हूं। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये चीज भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम को कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है। मेरा सवाल है वाई, ऐसा क्यों करा है सरकार ने, ऐसा क्यों करा है संविधान ने कि जितने भी रिटायर्ड जजेस होते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उनकी प्रैक्टिस करने पे रोक लगा दी कि नहीं आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बस आप रिटायर्ड जज हो गए, अब आप जाओ, आपको पेंशन आती रहेगी, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? सर इमरजेंसी के टाइम पर भी सैलरी दी जाती है? नहीं, 70% तक सैलरी काटी जा सकती है, इतना कर सकती सरकार। 70% तक, स्टेट एम्प्लॉयज की भी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, ये याद रखिए। सबको मिलती निकली सैलरी, कंसोलिडेटेड फंड से सारी सरकारी नौकरियों की सैलरी आती है, मान के चलो। सारी तो नहीं बोलूंगा मैं, बट लगभग मान के चलो। क्या है? हाँ बताइए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। मिसयूज ऑफ पावर, कहीं ना कहीं एक वो छाप रहेगी उनकी, कह रहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। सामने वाला जो वकील है वो सही तरीके से शायद अपने आर्गुमेंट्स को ना रख पाए, है कि नहीं। और ये भी हो सकता है कि उनका इन्फ्लुएंस रहे वहां पर। अब मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। सामने जो जज बैठे हैं उनको पता है कि भाई साहब ये ऑनरेबल जज थे सुप्रीम कोर्ट के, ये मेरे सामने बोल रहे हैं, मैं इनके खिलाफ कैसे फैसला दे दूं, इनके केस को कैसे हरा दूं। तो ये चीज यहां पर ये हो सकती है। तो यही चीज है कि ऐसा कुछ हो ना, किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस ना हो किसी भी तरह के फैसले के ऊपर, जुडिशरी एकदम क्लीन रहे, फैसले एकदम क्लियर आए यहां पर। दैट्स वाई ये चीज भारत सरकार ने करी है। या ये कह सकते हैं कि नहीं आप नहीं कर सकते, रिटायरमेंट के बाद आप किसी भी जगह पर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सही, बिल्कुल, नहीं तो प्रेशर में रहेंगे। बिल्कुल सही। अब एक सवाल यहां पर आता है, और इसी एक सेलिएंट फीचर भी हमारे यहां पर, दैट व्हाट इज द सुप्रीम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के अंदर सबसे सुप्रीम साहब क्या है? संविधान के अकॉर्डिंग बात करें या किसी भी तरीके से अपन बात करें, जैसे अपन बात करते यूके की, तो यूके के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम है वहां की, जो पार्लियामेंट ने बोल दिया वही होगा। इसलिए क्या बड़ा फ्लेक्सिबल है ना वहां का कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही हम अगर यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए के अंदर जो है जुडिशरी सुप्रीमेसी है, वहां का जुडिशरी सबसे सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है।
जब हम भारत की बात करते हैं, हमारे देश की बात करते हैं, प्यारे देश की बात करते हैं, तो हमारे देश में क्या है सुप्रीम? अरे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछ रहा हूं, संविधान तो है ही, मैं इन दोनों में से पूछ रहा हूं, दोनों में से पूछ रहा हूं, पार्लियामेंट बड़ी की जुडिशरी बड़ी, दोनों का बताओ कंपैरिजन। संविधान तो है ऑब्वियसली, वो तो अलग ही चीज आ गई। आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से क्या बड़ा है। अब तीसरा पार्टी नहीं ला सकते, थर्ड पीपल ऑफ इंडिया। अच्छा, अरे इसमें से बताओ दोनों में से। पार्लियामेंट बड़ा या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बड़ा, ये दोनों में से बताना है हमको। ये नहीं बताना है कि संविधान बड़ा है सर, लोग बने। अरे वो तो फिलोसॉफिकल अपन लेकर आ गए, तीसरा ही पॉइंट लिया है ना। टीएटी के अंदर पिक्चर दिखाया में, पिक्चर में 4 लोग दिख रहे थे, वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर इंक्लूड कर लिया हमने। 50-50, 50-50, बच्चे बोल रहे 50-50, बोथ आर इक्वल। कैसे प्रूफ करते हैं इसको? देखो सही बात बोल रहा है बच्चा, गलत थोड़ी ना बोला। देखो, अपने कानून बनाने का अधिकार किसको है? हु हैज द लॉ मेकिंग पावर? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली पार्लियामेंट के पास है। अगर कोई कानून बनाना है, मान लीजिए ये कानून बनाना है, तो बिल है, बिल को सबसे पहले लोकसभा में प्रेजेंट करेंगे। लोकसभा के अंदर क्या होगी? बहस होगी, फिर वोटिंग होगी, फिर बिल पास हो गया तो लोकसभा से कहां पर जाएगा? लोकसभा से बिल जाएगा राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर अगेन वोटिंग होगी। राज्यसभा में अगर वोटिंग के द्वारा बिल पास हो गया तो बिल किसके पास जाएगा? बिल जाएगा हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने अगर बिल पे सिग्नेचर कर दिया तो फिर वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है या कानून बन जाता है और पूरे देश में लागू हो जाता है। दैट मीन्स कानून बनाने का जो अधिकार है वो तो हमारे देश में किसको है? हमारे देश में हमारे पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। तो लगता है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, बिकॉज कानून बनाने का अधिकार हमारे देश में पार्लियामेंट को है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कानून बना सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट कानून बना सकता है? सुप्रीम कोर्ट कानून बना सकता है क्या? यस और नो, मतलब लगा कल ऑनरेबल सीजीआई साहब को कि भारत में एक नया फंडामेंटल राइट भारत के लोगों को देना चाहिए, तो कानून बना के दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, नहीं है पावर, नहीं कर सकते। याद रखना, कानून बनाने का अधिकार भारत में सिर्फ ऑनरेबल पार्लियामेंट को है। तो फिर अब तो लग रहा है कि पार्लियामेंट बड़ी होगी, बट ये सच नहीं है। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हमारी जुडिशरी का काम क्या है? मेजर काम उनका ये होता है कि जो पार्लियामेंट है वो संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही, एक चेक एंड बैलेंस बना के रखते हैं। वो चेक करते रहते हैं कि भारत का जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट सरकारें काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब देखो, एक पावर हमारे ऑनरेबल जुडिशरी के पास है कि मान लो ये जो कानून है, ये जो लॉ है, ये कानून अगर संविधान के अगेंस्ट है, ये कानून अगर ये जो लॉ बना दिया गया है, ये लॉ संविधान का वायलेशन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, ये जो कानून है ये बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास या हमारी जुडिशरी के पास ये पावर है कि ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के अगेंस्ट है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। याद आया वो पावर कौन सा था? वो था जुडिशियल रिव्यू का पावर। जुडिशियल रिव्यू का पावर, यस। कहां से लिया था जुडिशियल रिव्यू? साहब अमेरिका से लिया है हमने। अब यहां पर आप देखिए कि कोई कानून पार्लियामेंट ने बना दिया, बट हमारी जुडिशरी के पास इतना पावर है कि अगर वो कानून संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान का वायलेशन कर रहा है, तो उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ऐसे टाइम पर यह लगता है कि हमारी जुडिशरी सुप्रीम होगी, बट ये नहीं है। यहां पर यह सीधा समझ में आता है कि हमारे यहां पर एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखा है। वो बैलेंस ये कहता है कि हमारे देश में एक बैलेंस है बिटवीन द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हमारी स्वतंत्र है कानून बनाने के लिए, और जुडिशरी सुप्रीम है। किस चीज में सुप्रीम है? कि अगर वो कानून गलत है, संविधान के अगेंस्ट बात कर रहा है, तो कानून को लेकर जुडिशरी की सुप्रीमेसी, वो उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ, दोनों बराबर है, बैलेंस है, फाइन बैलेंस है, फाइन सा बैलेंस है हमारे देश में इस चीज को लेकर। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कैसे चेंज कर देती, करेंगे इस बारे में बात। पहले पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा मैं, करेंगे उस बारे में बात भी। हुआ है ऐसा, ऐसा है कि नहीं हुआ है? हुआ है, बताऊंगा मैं। अब मुश्किल है करना, अब थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एक बैलेंस है हमारे यहां पर।
बोथ आर। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो ये आज के लिए काफी है, बिकॉज सिलेंट फीचर्स में मुझे आज इतना ही करवाना था आपको, है ना। बाकी अपन करेंगे, ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा बहुत बचा है, बट आई वांट कि अपन सही तरीके से करेंगे, आराम से। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ऑल पॉजिटिव, कोई डाउट तो नहीं है। जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अपन जब जुडिशरी के ऊपर जाएंगे तो। सर ओटीए के बाद जज बन सकते हैं क्या? एलएलबी करा है तो बन सकते हो, जैग एंट्री देके फोर्सेस के अंदर भी जा सकते हैं आप। यहां तक क्लियर है? ओके, चलिए, ठीक है। ऑल पॉजिटिव, चलो ठीक है बेटा, ध्यान रखो अपना और मेहनत करते रहो, और कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसको आगे कंप्लीट करते हैं, पार्ट 2 के अंदर, और कुछ एमसीक्यूज भी लेकर आ जाऊंगा मैं, पीवाईक्यू एमसीक्यू लेकर आएंगे, तो उससे और क्लियरिटी आपको हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं मैं बेटा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।